बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अहम खबर से करेंगे। आपको बताएं कि कराची में पीपल्स पार्टी का राज, डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाब के हवाले से अहम खबर से आगाह करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब मेयर जबकि सलमान मुराद डिप्टी मेयर बन गए हैं। मेयर के इंतखाब के बाद आर्ट्स कौंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान तसादुम देखने में आया। ये घुमसान का तसादुम था जिसमें शीशे तोड़े गए, जिसमें एक दूसरे के साथ धक्कम पेल देखने में आई। इस दौरान पुलिस जब सामने आई तो पुलिस पर भी पथराव किया गया, डंडे बरसाए गए और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। आपको इसी हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे कि जमात इस्लामी ने मेयर का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची मेयर का इंतखाब जमहूरी असूलों के मुताबिक हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर आने वाले वक्त कितना जो है वो अलार्मिंग हो सकता है, कितने अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, क्या इस इंतखाब को कलअदम भी करार दिया जा सकता है या नहीं? इस हवाले से हमारे मेहमान क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नवीद मलिक साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद। सर वेलकम करना चाहूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहना चाहूँगी। बतूल राजपूत साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपकी गुफ्तगू से होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, कराची मेयर का इंतखाब आपके नज़दीक क्या जमहूरी असूलों के मुताबिक हुआ है? देखिए, जो खबरें हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक जो पहले तो इंतखाबात ऐसे हुए हैं जिसमें कि जो बड़ी तादाद में जो वोटर्स थे, जो उनको पहले तो जब इलेक्शन से शुरू हुआ था उस वक्त से ही उनके जो जीत रहे थे उनको हरा दिया गया था और पीपल पार्टी के लोगों को जिता दिया गया था। इसके बाद में जो दूसरा मरहला आया उसमें उन्होंने ये जो इस आज के इंतखाबात थे इसमें हमें यही नज़र आ रहा था कि वो ये लोग इसको नहीं जीतने देंगे, क्योंकि जो हमारे जो कोच चेयरमैन जो है पीपल पार्टी के वो कह चुके हैं कि ये जो मेयरशिप हमारी है और वो ख्वाब देख रहे हैं जो जमात इस्लामी की जो अमीर है कराची के वो नहीं बन सकेंगे जी। तो मेरा बज़ाहिर ये लगता ये है कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया है और वो उन्होंने जो जीत है उनकी ये अपने अपने हिसाब से जो जैसा कि वो गोठों में करते हैं वही सिस्टम अब ये शहरों में ले आए हैं और वहाँ पर ये इस तरह के इंतखाबात होने लगे हैं। अब आपका सवाल दूसरा है कि अब यहाँ क्या होगा जी। तो बेसिकली बात ये है कि जो पहले यहाँ पर जमात थी मैंने जो एमक्यूएम थी वो भी ये ज़बरदस्ती की धांधली किया करती थी और वो भी इस तरह से इलेक्शन जीत लेती थी अगरचे उनके पास वोट होते थे। लेकिन ये इस दफ़ा तो बहुत अजीब तरीके से उन्होंने जिताने की कोशिश की है। एक ऐसा मुझे मिला जो कि कहा कि मुझे कहा गया है, जो कि प्रेजाइडिंग अफसर था, कि मुझे कहा गया इस इलेक्शन में नहीं, पहले वाले जो इलेक्शन हुए हैं जी जी, मुझे कहा गया है कि साहब वाले जो हमारे साथ ताउन करें और नंबर आप ये जो ठप्पे जो लगाए हैं दूसरे जो कैंडिडेट पीपल पार्टी कैंडिडेट के लगाएं आप। सो वो बेचारे लगा दिए। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है जिससे अंदाज़ा होता है कि जो शहर का जो देहात का निज़ाम था जहाँ पर हर तरह का वडेरे का राज होता था उसी तरह से यहाँ पर कराची में भी जो जमहूरियत की बजाय ये अपनी मर्जी की क़यादत लाने का, अपनी मर्जी के मेयर लाने का उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है जी। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। नवीद मलिक साहब, ज़रा हमें कानूनी हवालाजात से बताइएगा, आप क्या समझते हैं जिस तरह से जमात इस्लामी कराची की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा गया है और ये जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, ये फ्रॉड हुआ है, इस अमल को जो है वो जमहूरी तौर पर हम नहीं मानते हैं, तो अब आने वाले वक्त में ये क्या कलअदम करार दिया जा सकता है या यही हतमी फैसला माना जाएगा? नहीं, वो कहते हैं ना जी कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इस तरह गिनती में तो मुर्तज़ा वहाब साहब जीत चुके हैं और जब भी कोई इलेक्शन होता है जाहिर बात है उसमें जो हारने वाला होता है वो या तो कोई केस भी फाइल करता है या पिटीशन फाइल करता है या इलेक्शन कमीशन में जाता है या तो वो एक दफ़ा जो इलेक्शन हो गया, जो जीत गया वो जीत गया। कोई इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरीके से कोई इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि इसको री इलेक्शन में ले जाया जाए या इसमें दोबारा कोई इलेक्शन कराया जाए। तो बज़ाहिर तो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं, वो जीत चुके हैं। ज़ाहिर बात है उनके वोट ज़्यादा थे और कई लोगों जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया वो उनकी अब अगर उनको ऐसी एविडेंस है
जो हाफिज नईम और रहमान साहब है, उनके पास कोई ऐसी ठोस एविडेंस है जो कि कल वो पेश कर सके, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं है इस तरह की कोई एविडेंस। तो सही। तब तो शायद कुछ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस इलेक्शन के नताइज को बदला जा सकता है। ठीक हो गया नवीद मलिक साहब, जैसे हाफिज नईम साहब की बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि कई अरकान को अगवा किया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, क्या इस बेस पे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा सकता है आने वाले वक्त में? मेरा नहीं ख्याल कि कलअदम करार दिया जा सकता है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये तो कराची में मेयर का इलेक्शन था, जब सही। जनरल इलेक्शन होते हैं, जब प्रोविंशियल असेंबलियों के इलेक्शन होते हैं, क्या वहाँ पे ये एलिगेशन नहीं लगते? बिल्कुल अभी लगते हैं। जब हाँ, अभी जब कौमी असेंबली में हो रहा था इलेक्शन, हम्म। जब अदम एतमाद के वोट डाले जा रहे थे, उन सब में क्या इसी तरह के एलिगेशन लगे थे? तो क्या वो दोबारा वो सेटिसाइड हो गया या दोबारा वो इलेक्शन हुआ? तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये यानी इस सर हद आप तक ये कोई मानते हैं कि ये इलेक्शन जमहूरी असूलों के एन मुताबिक हुआ है? जमहूरियत में फिर इस तरह की बातें तो आती हैं। जमहूरी उसूलों के मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। सही। जहाँ जब भी कोई इलेक्शन होता है उसमें इस तरह की कोई ना कोई धांधली होती है। जब तक हमारा मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और हुकूमत एक जायज जो सही जो आवाम की नुमाइंदा लोग हैं वो मुंतखब होकर नहीं आते। लेकिन ये सिस्टम है, फिर चल रहा है, फिर इसी तरह चलेगा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया। बतूल, आपको क्या लगता है क्यों पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आए? ये कशीदगी की बेसिक वजह क्या है? देखिए इसलिए कि जमात इस्लामी पहले कभी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन नईम रहमान साहब जितने एक्टिव रहे हैं और जिस तरह के इवेंट्स उन्होंने करवाए, तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग द वोटर एंड मीडिया एट द सेम टाइम, और उनको लग रहा था कि इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जितना ग्राउंड पे जमात इस्लामी ने काम किया है, चाहे वो खिदमत के जरिए हो या उनके पहले अखबार में हो, वो आपको पीपल्स पार्टी के अखबार में नज़र नहीं आता। इसमें बड़ी क्लियर कंपैरिजंस मौजूद है। आप चाहे जमात इस्लामी के पहले नाज़िम से लेके मुस्तफ़ा कमाल तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस किस ने कितना काम किया। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला मौका है कि उनको ये स्लॉट मिल रही है। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि कुछ अर्से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जाला ही मेयर बनेगा। बिल्कुल जाले को मेयर बनाए, जिसको वोट पड़ता है उसको मेयर बनाए। लेकिन जो डिबेट का पॉइंट है वो ये है कि जो मेयर होगा उसके पास पावर कितनी होगी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है तो अपने मेयर को तो एटलीस्ट पावर देंगे। लेकिन आपको याद होगा कि वसीम अख्तर साहब ने क्यों रिजाइन किया था, उन्होंने क्यों स्टेप डाउन किया था? क्योंकि उनके पास कोई पावर्स नहीं थे। उससे पहले बल्कि मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ साहब के दौर से पहले भी जितने भी, अगर आप नाज़िम या यूसिस के हवाले से जो भी आप इख्तियारात देखिए, आपको वो काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। और जहाँ पे मेरे दूसरे कॉलीग ये कह रहे थे कि एविडेंस की कमी है, हो सकता है अब जमात इस्लामी के पास कोई एविडेंस ना हो, लेकिन इससे पहले वो जिस तरह बात कर चुके हैं उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंस थी, जिसकी बुनियाद पे यूसीज को दोबारा काउंट करवाया गया था और 53 नई यूसीज ऐड हुई थी, व्हिच इज अ बिग एविडेंस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसीलिए बार बार जमात इस्लामी एहतजाज करती है। तो ये पहले सेंसस को ले, आप डिलिमिटेशन को ले, पर्टिकुलरली कराची में, बल्कि 1992 के बाद 1990s के बाद जब दूसरी अभी हम मरदमशुमारी देख रहे हैं, तो इसमें भी नंबर में बहुत कंफ्यूजन है। जितनी दफ़ा भी रिकाउंट हुआ है कराची की आबादी का भी, क्योंकि उसकी बुनियाद पे ही यूसीज होंगी, उसकी बुनियाद पे ही डिलिमिटेशन होगी, उसकी बुनियाद पे ही हल्के बनेंगे, तो उसमें हम हर कुछ माह के बाद 30%, 40%, 50% इंक्रीज देखते हैं। वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? जो कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम के भी फैक्शंस का एक वाज़े एतराज़ रहा था। तो ये बहुत टेक्निकल एतराज़ात हैं जो मुख्तलिफ जमातें उठाती रही हैं। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो इंटीरियर सिंध में मरहलावार इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी जमात इस्लामी, जो कि इन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करी, उन्होंने कहा था कि इन्होंने धांधली की है। तो ये इलेक्शंस जमहूरी तौर पे तो मैं नहीं समझती कि बड़े क्लियरली कंडक्ट हुए। उसकी वजह ये कि पीटीआई के ठीक हो बहुत गया, सारे हमारे अरकान तीनों जुड़े थे मेहमानों का वो पोल आ गया है। वो समझते हैं कि किस तरह से इलेक्शन जमहूरी हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपने भी जाना कि उनकी राय क्या है। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। बेसिक सवाल यही है कि क्या कराची मेयर का इंतखाब जमहूरी असूलों के मुताबिक हुआ है या नहीं? 22% को लगता है कि जमहूरी असूलों के मुताबिक हुआ है, जबकि 78% को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से उनका एक अहम बयान सामने आया है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर उन्होंने तनकीद की है, जिसमें उनका कहना है कि बाहर अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, ज़र मुबादला नहीं भेजेंगे। ज़र मुबादला तो खलीजी ममालिक में काम करने वाले लोग भेजते हैं। अरब ममालिक वाले ओवरसीज़ दोनों ईदों पर पाकिस्तान आते हैं, जबकि अंग्रेज़ी बोलने वाले पाकिस्तान तब आते हैं जब उन्होंने जायदादें बेचनी होती हैं। अब हमारा बुनियादी सवाल भी इसी हवाले से है कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर तनकीद की है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले सिर्फ जो है वो जायदादें बेचने के लिए पाकिस्तान आते हैं, उन्हें पाकिस्तान की याद तब आती है जब उन्होंने अपनी जायदादें फ़रोख्त करनी होती हैं। ये बयान किस तनाजुर में देखते हैं हमारे मेहमान? नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे इस बयान के हवाले से? आपको लगता है ख्वाजा आसिफ का ये बयान दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। ख्वाजा आसिफ अगरचे मेरे दोस्त रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये, जब मैं खुद इटली में रहता था तो मैं 10 साल तक वहाँ रहा हूँ और सबसे ज़्यादा याद पाकिस्तान की आती थी और सबसे ज़्यादा पैसे भेजते थे। तो ये बात गलत है। जो भी पाकिस्तानी है वो बाहर जाकर ज़्यादा पाकिस्तानी हो जाता है। उसकी पाकिस्तान की यादें जो हैं वो इतनी सताती हैं उसको कि वो हर कीमत में आना चाहता है, इल्ला इसके कि अगर वो उसका पूरा ख़ानदान वहाँ बसा हुआ हो तो वो फिर दूसरे अंदाज से सोचते हैं, क्योंकि बहरहाल उनका सारा जो मामला होता है शादी ब्याह के अलावा, ये जुमला भूल गए शायद वो, कि जब शादी ब्याह करना होता है तब भी आते हैं। तो वो ये अलग बहस है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी जो है वो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो बोस्निया में रहता हो, वो पाकिस्तानी है और उसके दिल में पाकिस्तान की जो मोहब्बत इसी तरह से है जितना कि अपने घर की होती है, माँ की होती है, बहन की होती है। चंद मादूद चंद लोगों के अलावा तो आदमी बहस नहीं कर सकता है। सही। लेकिन ये कि जो अमूमी तौर पर जो मोहब्बत होती है पाकिस्तान से, जो लगाव है पाकिस्तान से, जो बेस इंसान जो आदमी समझता है, जो वहाँ रहता है, वो ये समझता है कि मेरा बेस जो है पाकिस्तान है। और वो जब वो इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि वो जो पहली जो हुकूमत चली गई है, नाम मैं नहीं लेता इसलिए कि वो ममनू है, तो वो मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि वो क्योंकि उनको पसंद करते थे, तो इस लिहाज से वो इस तरह की बयान ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं। उनको नहीं देना चाहिए। इज़ वेरी सीरियस मैन। उसको इस किस्म की बातें करके न, एक तो अपना वोट में, तो फिर ये बात, अगर ये बात मानी जाए तो फिर उनके अपने जो लीडर हैं वो खुद भी तो वहाँ पर लंदन में रह रहे हैं कितने बरसों से, तो जो जाता है वहाँ जाके छुप के बैठ जाता है। मैंने वो तो पनाहगाह है जहाँ जो लोग भी माल कमा के जाते हैं, पैसे कमा के जाते हैं, वो सब के सब फिर लंदन में जाके बैठते हैं, अमीरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो ये बात गलत उन्होंने कही है। उनको उससे वजह क्या है? हमेशा हमने देखा कि नून लीग की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को हदफ तनकीद बनाया जाता है। कभी वोटिंग के हक की महरूमियत के हवाले से बात की जाए या फिर आप जैसे ज़र मुबादला की बात की जा रही है, ऐसा होता क्यों है? वजूहात क्या है? उनके साथ में मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उनकी जो पसंदीदगी है वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत को, उनको का थोड़ा सा अंदाज, उनको फ्री लाइफ जो होती है वो लोग गुजारते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हो। एक तो ये बात होती है। और जो मैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ रहा हूँ और वो उनका, मैं बतौर एडवाइज़र कराची में रहा हूँ उनका इतिहास है, तो मैं जानता हूँ कि उनका जो जहन है वो शाहाना जहन है। वो बादशाह बनना चाहते थे पाकिस्तान के। ठीक। तो वो कई दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको अब बयान करना मुनासिब नहीं समझता। आपके सवाल के हदूद में रहना चाहता हूँ। ठीक हो गया। और वो ये है कि उनका मामला ये है कि वो चाहते ये हैं कि जो जमहूरी जो लोग जहन रखते हैं वो उनको पसंद नहीं आते हैं। ठीक हो गया मिर्जा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आप समझते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़र मुबादला जो है वो नहीं भेजते हैं और सिर्फ खलीजी ममालिक से ही ज़र मुबादला आता है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। नवीद मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों हुकूमत के चुनाव का हक नहीं दिया जाता? आप क्या समझते हैं इस हवाले से और कानून क्या कहता है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो हक़ राय दही का हक होना चाहिए। ये इमरान साहब की हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम था जो उन्होंने उनको वोट का हक दिया और इसको मौजूदा गवर्नमेंट ने वो उनका राइट ख़त्म किया। वो कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे शायद उन्होंने इसको ख़त्म किया जो उनको राइट दिया गया था, कि शायद उसमें कोई धांधली वगैरह ना हो सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। और मिनिस्टर साहब का जो बयान है वो नामुनासिब है,
یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیجی ممالک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جی جو کہ فورن ریمیٹنس کی صورت میں یا پاکستان میں جو ہے وہ رقوم بھیجتے ہیں. لیکن جو باقی انگریزی بولنے والے یا باقی ملکوں میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، چونکہ ہم ایسے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی پاکستان آتے ہیں تو جائیداد خریدتے ہیں یا جائیداد بیچتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی لائر سے ضرور کنسلٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ صرف جائیدادیں بیچنے آتے ہیں، بلکہ وہ وہاں پہ ساری زندگی کما کے انویسٹ بھی پاکستان میں ہی کرتے ہیں. وہ یہاں پہ جائیدادیں خریدتے بھی ہیں اور وہاں سے رقوم بھیجتے بھی ہیں، اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تعمیر و ترقی میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. وہ بھی محب وطن پاکستانی ہے، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہو گیا نوید ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان درست نہیں ہے. بطول، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک جانب تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، دوسری جانب یہ ڈفرینسیشن کہ یہاں پہ انگریزی بولنے والے جو ہے وہ زر مبادلہ نہیں بھیجتے، صرف عرب ممالک میں رہنے والے ہی اوورسیز ہی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ بات فیکچولی بالکل کریکٹ نہیں ہے. اس طرح سے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ پاکستان میں اوور آل جو جی ڈی پی کا حصہ ریمیٹنسز کی فارم میں آتا ہے وہ 5.80% ہے. 5.80% آف پاکستان جی ڈی پی از ریمیٹنسز. اس میں سے بھی سب سے زیادہ سعودی عربیہ سے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ یو اے ای سے آتا ہے. تو یہ تو وہ ممالک ہو گئے جس میں خواجہ صاحب نے کہا کہ جی یہاں سے تو پیسے آ رہے ہیں اور یہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو کے سے 1.7 بلین ڈالرز آتے ہیں پروبیبلی اینولی. یو ایس سے آتے ہیں 1.3 بلین ڈالرز. کویت سے آتے ہیں 1 بلین ڈالرز. کینیڈا سے آتے ہیں 1.3 بلین ڈالرز. ایک میرے پاس پوری لسٹ ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتی ہوں جو کہ خلیجی ممالک کے علاوہ ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ اس میں کوئی زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریمیٹنسز آئی ہیں. وہ اکانومیز جو کہ ریمیٹنسز پہ ہی چلتی ہیں تو وہ ایک ایسے انسرٹن معاشی حالات میں پھنس جاتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتی ہوں کہ کچھ دن پہلے بھی جب ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے آپ ہی کے پروگرام میں، جی تو ان ایمپلائمنٹ کے جو فگرز تھے وہ تو آپ کو نہیں ساگدار صاحب نے بتایا کہ کتنے ہمارے بھائی پاکستان چھوڑ کے گئے. پاکستان کی کس ڈسٹرکٹ سے چھوڑ کے نہیں گئے. 40% انکریز آیا لوگوں کے پاکستان چھوڑ کے جانے میں، ان ایمپلائمنٹ میں، اور پھر انہی ممالک میں جا کے نوکریاں ڈھونڈنے میں، جس میں زیادہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ یہاں پہ رسائی آسان ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای میں. تو آپ پہلے تو اس بات کا جواب دیں کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس، انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. وہ کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے نوکریاں نہیں دیتے. اور پھر جب وہ بیچارے وہاں جا کے اگر انہیں کوئی نوکری مل ہی جاتی ہے تو آپ ان کو اس طرح سے ڈسکریج کریں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، بالکل غلط سٹیٹمنٹس کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، آپ انفیکٹ نہیں کر سکتے، انویسٹ نہیں کر سکتے. پرسنلی اتنے سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو پاکستان میں پراپرٹیز خریدتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بطول، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. ہمارے تینوں مہمانوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ صرف خلیجی ممالک سے اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور انگریزی بولنے والے تب ملک میں آتے ہیں جب انہوں نے جائیدادیں بیچنی ہوتی ہے. پبلک پول کی بات کریں گے، 33% کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف کا بیان درست ہے، جبکہ 67% کو بھی یہی لگتا ہے کہ خواجہ آصف کا یہ بیان درست نہیں ہے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر سے ہم کچھ پاناما لیکس کی بات کریں گے. جب ہم پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں تو ماضی کے جھروکوں سے ہمیں یہی بات سب سے زیادہ جو ہے وہ گوشگوار ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسی کے نااہل کیا گیا اقامہ رکھنے پر اور پھر وہ لندن چلے گئے. اب جماعت اسلامی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں پاناما لیکس میں شامل بقیہ 436 افراد کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. آپ کو بتائیں کہ پاناما لیکس میں 436 پاکستانیوں کی جائیدادوں کی تحقیقات سے متعلق جماعت اسلامی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سامنے 9 سوالات رکھے ہیں. ان سوالات کی گہرائی میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمارا جو سوال اپنے مہمانوں سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. کیا جو پاناما لیکس میں دیگر ہم 436 افراد کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، ایک مرتبہ پھر سے تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے، اور کیا نواز شریف صاحب کو ہی صرف جو ہے
वो सज़ा सुनाई दी गई है। 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात अब तक क्यों नहीं हुई, इसके हवाले से हमारे मेहमानों का क्या कहना है। बतूल, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। क्या समझती हैं आप, क्या पनामा लीक्स में शामिल बाकी 436 अफराद के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए? देखिए, जब किसी मुल्क के मैटर्स अगर फ्लो में चल रहे हो, इकोनॉमी भी बेहतर हो, मीडिया में भी फ्रीडम हो और सिक्योरिटी वाइज भी इश्यूज ना हो, तो आप ये बातें करते हुए अच्छा लगता है कि चले फलां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं, फलां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं। लेकिन जिस मुल्क में कुछ भी ठीक ना हो, फ्रैंकली, कौन सा आपका इदारा है जो बेहतर तरीके से काम करे? इस वक्त पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा तक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। 9 मई को देखा। तो इस वक्त इस तरह के हालात ऐसी डिबेट करना कि फलां इंक्वायरी शुरू कर लें, ये सिर्फ आपकी कमअक्ली की निशानदेही कर सकता है। सॉरी, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। आपको याद होगा जब पनामा लीक्स का स्कैंडल आया तो उसके बाद आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने खुद से मॉरली इस्तीफा दिया। बहुत सारे रेजिग्नेशंस देखने को मिले जो मॉरली हुए, और पाकिस्तान में उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि ठीक है, मॉरली रिजाइन कर दें, लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? फ्रैंकली, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, होना तो सब कुछ ही चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो इसका एक और ज़ाविया है ना कि हर तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप पूछें लोगों के पास पैसे कहाँ से है, पॉलिटिशियंस के पास कहाँ से है, जर्नलिस्ट के पास कहाँ से है। आपको याद होगा कि जो परवेज इलाही साहब के राइट हैंड मैन को गिरफ्तार किया तो उसने ये ऑफ द रिकॉर्ड क्लेम किया कि परवेज इलाही के घर में इतने पैसे हैं कि पूरा इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है। बट दिस इज अ बिग न्यूज़। हमें तो वो पैसा नजर नहीं आया, ना हमें पता है कि वो पैसा किधर जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि आप इस वक्त मुल्क की डायरेक्शन देखें कि मुल्क को जरूरत किस चीज़ की है। मुल्क को इस वक्त हर की जरूरत नहीं है कि आप पनामा लीक्स को दोबारा उठा के ले आए, और ना ही नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके आपने कोई पाकिस्तान का भला किया, क्योंकि उसके बाद आपने किया क्या? एक जर्नलिस्ट एक स्टोरी लेके आया, और ऑन द अदर हैंड आप ये देखिए कि बाकी ममालिक में ये स्टोरी किस तरह तरीके से फॉलो हुई है। आपको ठीक हो गया बतूल, आपका पॉइंट आ गया है। नवीद मलिक साहब, आपको क्या लगता है, क्या पनामा केस नवाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ एक साजिश थी? देखिए मैम, अगर आप मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेगी कि बगैर किसी पार्टी को फेवर किए हुए कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त के हालात बहुत बेहतर थे, और दिन ब दिन बल्कि बेहतर होते जा रहे थे, और उस वक्त डॉलर देखे कहाँ पे था, बाकी मईशत की सूरत हाल बहुत बेहतर थी जी। लेकिन अचानक ये पनामा लीक का मामला शुरू किया गया और 436 लोगों में से सिर्फ एक नवाज शरीफ को चुन के उसको नाहिल कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस पनामा लीक्स में 436 लोग हैं तो फिर तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जब आप जो एहतसाब है वो क्रॉस दी बोर्ड नहीं करते और पिक एंड चूज करके एहतसाब करते हैं, तो फिर ये तासर ज़रूर जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी वाबस्ता है, कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है, कोई ना कोई इसके पीछे साजिश है। तो अब अगर चले जो हो गया वो तो वक्त गुजर गया, लेकिन कम अज कम फिर जो तमाम लोगों के खिलाफ जिनके नाम आए हैं, जिनकी जायदादें हैं, उनके खिलाफ फिर तहकीकात होनी चाहिए, और फिर अवाम के सामने आना चाहिए कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, और कौन लोग हैं जो इस मुल्क की दौलत बाहर लेके गए हुए हैं, और किन्होंने जुल्म किया इस मुल्क पे। फिर सारी चीज़ें बेनकाब होनी चाहिए। सही, ठीक हो गया नवीद मलिक साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। नुसरत मिर्जा साहब, इन डिटेल आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या पनामा लीक्स में शामिल दीगर 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज होना चाहिए या नहीं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पहले सवालात में तो बेसिकली ये है कि वो तो होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। ठीक, लेकिन जो बतूल साहबा ने जो बात की है वो भी दुरुस्त बात है अपनी जगह पर, लेकिन मैं एक और एंगल से बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, पनामा लीक में 436 आदमी ज़रूर हैं, वो XYZ हैं या कॉमन मैन हैं या छुपे हुए हैं या बिजनेसमैन हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक सिंबल होता है किसी कौम का। अगर वो आदमी करप्शन के मुलविस है तो फिर उसका एहतसाब पहले होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, इस बात को क्लियर करना चाहिए आदमी को। अब दूसरा सवाल ये होता है, यानी यहाँ तो मैंने कह दिया कि उनका इसलिए जरूरी था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनका एहतसाब पहले नंबर पर होना चाहिए था, जो हुआ। अब इसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरों का भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई इदारा, अब जो एहतसाब का इदारा है, क्या वो बजाते खुद सही काम कर रहा है या सही लोगों पर मुश्तमिल इदारा है जो सही लोग कर सकते हैं? इस वक्त पूरा मुल्क बटा हुआ है। अच्छा, अब अगर आप शुरू भी कर दें 436 के खिलाफ, तो मुझे बताइए कि इंतशार की इंतहा को पहुंच जाएगा मामला। अब सवाल ये है कि पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप वो घर को ऑर्डर में करें, और अब सबसे अहम बात यह है कि जो भी हमारा वक़ार जो मजरू हुआ है इदारों का,
जुडिशरी का वक़ार मजरू हुआ है, पार्लियामेंट का वक़ार मजरू हुआ है, हमारे जो अदारे हैं कानून नाफिज करने वाले अदारे उनका वक़ार मजरू हुआ है। अब जब तक कि ये अपने आप की मिसाल के तौर पर एक ज़माने में जब ये इमाम राहिल शरीफ से आने से पहले भी वक़ार मजरू हुआ था, फिर APS के बाद में मैंने राहिल शरीफ ने जो है उनका वक़ार को बहाल किया। तो अब मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि एक एक करके वो अदारे जो पाकिस्तान के सलामती के जिम्मेदार हैं या पाकिस्तान के जो सतून हैं, 3 सतून जो माने जाते हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और जो जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो पिलर हैं, और चौथा पिलर सहाफत को माना जाता है, चौथा या पांचवा जो भी आप कह लें। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सब का सब बिखरे हुए हैं, सब बटे हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आनी चाहिए जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माओं ने दानिशवरों को जन्म देना छोड़ दिया है, या फिर उन्होंने ऐसे लोगों को जन्म देना छोड़ दिया है जो कि ऐसे मामला का कोई हल पेश कर सकें, या लोगों ने तहिया कर लिया है कि अब पाकिस्तान के अंदर हम ये बदनज़मी होने देंगे, या तहिया कर लिया कि पाकिस्तान को इस तरह से तबाह करेंगे तमाम इदारों के ज़रिए से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान जो जरूर था, जो कि हम जानते थे, जो रूब अमल है 2010 से। तो अब उसके बाद से एक एक ठीक हो गया मिर्जा साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। वक्त मुख्तसर है, हमें जो है वो पब्लिक पोल की भी बात करनी है कि हमारे व्यूअर्स को क्या लगता है कि पनामा लीक्स में शामिल बाकी 436 अफराद के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए या नहीं। 96% को लगता है कि जी हाँ, तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए, जबकि 4% ये समझते हैं कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।